आई होप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में हम जो असली फील्ड लेते हैं वो वेक्टर से ही लेते हैं, क्योंकि जब कभी हमें फोर्स लगाना होता है किसी बॉक्स पे, तो कोई फोर्स इधर से लगा रहा है, कोई उधर फोर्स उधर से लगा रहा है, कोई किसी एंगल पे लगा रहा है, तो उसमें वेक्टर का हम भर भर के यूज करते हैं। तो फिजिक्स मतलब वेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि एंगल ऊपर है नीचे होता है तो उसका अपोजिट हो जाता है, तो सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन जैसी चीज़ें हम इसमें देखने को मिलेंगी। तो इसको हम अभी देखते हैं तो ये वेक्टर होता क्या है। तो इससे पहले हम जान लें कि फिजिकल क्वांटिटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वेक्टर और एक स्केलर। तो फिजिकल क्वांटिटी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है वेक्टर और एक दूसरी है स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो इसको हम देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये भी हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं इसमें। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, इसको कैसे हम समझेंगे। तो जैसे वेक्टर क्वांटिटीज है, तो हमने जैसे पढ़ा था कि वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट है, जैसे एक पॉइंट से यहाँ जाना है हमें और यहाँ से यहाँ जाना है, और ये ओरिजिन है और यहाँ से घूम के हम यहाँ आ गए। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, यहाँ से गए यहाँ तक, यहाँ से गए यहाँ तक, तो ये यहाँ से फिर लौट के आए, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ए से बी तक ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी हो। मतलब अगर मान लो कोई बोलता है कि किधर जाना है हमें, कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो इसमें साथ मतलब इसमें डायरेक्शन दे रखी होती हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के क्या क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है करंट डेंसिटी। अगर करंट होता तो वो स्केलर क्वांटिटीज में आता। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास वॉल्यूम और करंट ले सकते हैं। लेकिन करंट टेंसर क्वांटिटी होती है, लेकिन स्केलर में हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे वॉल्यूम, मास, करंट, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और ये होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये अभी तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसका मतलब वेक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा। ये स्केलर तो हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक है वेक्टर, तो हमको वेक्टर की सारी चीजें अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी that have magnitude and direction is called वेक्टर। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं तो वो वेक्टर कहलाती है। और ये क्या करती है, इट फॉलो ट्रिंगर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती है, ट्रिंगर लॉ के वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। जैसे करंट था, वो उसमें डायरेक्शन तो होती है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होती है, क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कोई वेक्टर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जैसे कोई लेटर होगा उस ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। तो इसमें ये ऊपर है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कोई है क्वांटिटी
तो वो वेक्टर है, तो ये चीज़ लगी होगी उसके ऊपर एरो, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज होगी। तो इस एरो, ये होता है एरो, तो ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये क्या दर्शाता है, डायरेक्शन, ये शो करता है डायरेक्शन को। और जो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड को शो करता है, तो ये मैग्नीट्यूड। तो कोई वेक्टर है तो उसको मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स का वेक्टर है तो ऐसे करके, वेलोसिटी का वेक्टर है तो ऐसे करके, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है तो ऐसे करके हम मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी लेटर से, लेकिन उसके ऊपर एरो लिख सकते हैं। अगर एरो नहीं है, अगर ये भी है तो भी हम उसे वेक्टर ही समझेंगे। और एक और प्रेजेंटेशन होता है वो बोल्ड लेटर का होता है। उसमें क्या होता है, कोई किसी लेटर को बोल्ड कर देते हैं, बस कोई नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है रिप्रेजेंटेशन वो यही होता है, जैसे किसी लेटर के ऊपर एरो लगा देना, तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अभी हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो फिजिक्स में जो मेनली थोड़े ही टाइप के वेक्टर यूज करने होते हैं, लेकिन मैथ में तो ये पूरा एक चैप्टर ही होता है वेक्टर, तो उसको अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स में कितना यूज होगा वो अभी हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था आपको कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मतलब एरो लगाते हैं, ऐसे एरो, ये एरो लगाया तो इसमें क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टेल और इसको हेड, और ये जो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर एक्चुअल में है क्या, वेक्टर क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो कोई जैसे ए वेक्टर इजकल टू क्या लगाना है, ए वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम ए कैप से, जैसे यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, अभी हम इसके टाइप पढ़ाएंगे, तो जिसके ऊपर ऐसे करके लगा होता है वो यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो वेक्टर क्या होता है, ये होता है। तो वेक्टर अगर ये है तो हम अभी यहाँ टाइप पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर, एंटी पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऐसे हम इसके टाइप पढ़ेंगे। तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, फर्स्ट टाइप देखते हैं हम यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर that have magnitude 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ये क्या डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि कोई वेक्टर होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है ये यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, यूनिट वेक्टर इजकल टू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो अभी हमने जैसे बताया नहीं, लेकिन अभी मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, अगर कोई ऐसे लिखा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड होगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसका मतलब वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए है और ऐसे लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पता चल गया। तो अभी जैसे अगर सेकंड अगर पढ़ें हम पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जैसे सेम डायरेक्शन हो, जैसे जिसके बीच में हम जैसे देख सकते हैं कि एंगल इसके बीच में वेक्टर दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर हैव एंगल 0 डिग्री। अगर कोई एंगल है जिनके बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो उसे पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे ये हो गया,
और इसका मैग्नीट्यूड सेम हो ये डिपेंड नहीं करता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। अगर उनका डायरेक्शन सेम है, जीरो एंगल है, तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। अगर एंटी पैरेलल होते तो क्या होता है, जैसे एंटी पैरेलल होते तो अभी इसको मिटाता हूँ उसके बाद बताऊँ। जैसे एंटी पैरेलल होते ना तो एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में होते दोनों, मतलब एंगल कितना होता दोनों के बीच में 180 डिग्री। तो एंगल कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले इससे नोट डाउन कर लीजिए। तो 5th नंबर का वेक्टर देखते हैं हम, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन से किसी पॉइंट का वेक्टर निकालते हैं तो वो होता है पोजीशन वेक्टर। जैसे ये कोई पॉइंट था P और ये पॉइंट था Q, तो यहाँ से ओरिजिन से जो वेक्टर है, जैसे ये हो गया A वेक्टर और ये हो गया B वेक्टर और ये था C वेक्टर, तो ये मतलब पोजीशन वेक्टर्स कहलाते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स। जो ओरिजिन से वेक्टर्स हैं वो, अगर हम ये इनिशियल पोजीशन मान लो, इसे इनिशियल और इसे फाइनल, तो हम अगर किसी को पूछना हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इसे अगर हम r1 मान लें, ये ठीक है, ए और बी और ये सी वेक्टर है। तो हमें अगर निकालना है तो जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है, तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सी वेक्टर, जैसे ये है यहाँ तक इनिशियल, ये है फाइनल, तो बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो सी वेक्टर को यहाँ हम लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स है तो इसको हम सी वेक्टर ले सकते हैं, तो इससे हमें पोजीशन वेक्टर पता चल सकता है। अभी हम देखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो जैसे कोई वेक्टर ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो जो वेक्टर हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेते हैं उसे लिखते हैं आई कैप, ये डायरेक्शन वेक्टर है। इसमें लिखते हैं जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लिखते हैं उसे लिखते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस में लेते हैं उसे लिखते हैं के कैप। तो जैसे अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो इस वेक्टर का हमें ये वेक्टर इज इक्वल टू ये दे रखा है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या मैग्नीट्यूड, तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू रूट में ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए एक्स क्या है और ए वाई क्या है, ए जेड क्या है, तो जो 3 4 5 ए हैं, तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ हम देख सकते हैं 9 प्लस 16 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा √50। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √50 को 5√2, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इतना 5√2, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसके ऐसे मतलब इसका ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर इसका हमें डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन हम क्या है, जैसे आई कैप के कैप, तो जैसे इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हमें क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, तो 5√2 हो गया। तो जैसे हमें मैग्नीट्यूड ये निकाल लिया है, डायरेक्शन अगर हमें दे रखी हो आई कैप जे कैप के कैप, तो ये डायरेक्शंस होती हैं। तो जैसे कोई वेक्टर होता है ना, तो वो हमें इस रूप में दे रखा होता है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो अभी हम देख चुके थे मतलब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। तो हाँ, यहाँ पे मैं अभी लिख दे रहा हूँ उसका फॉर्मूला। जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसकी हमें अभी डायरेक्शन देखनी थी,
और जैसे कि हमें एंगल वगैरह भी निकालना था, तो हम डिटेल में समझते हैं अभी। जैसे ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ से कोई वेक्टर है हमारा ये आर वेक्टर। अगर हम ये एंगल थीटा दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये पैरेललोग्राम की तरह हो गया। पैरेललोग्राम लॉ है लेकिन वो अभी हम बाद में समझाएंगे, पहले इससे ये समझा दे रहे हैं तो उसे समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जैसे ये है तो ये ए वाई हो जाएगा, ए वेक्टर है, इसे ए मान ले रहे हैं तभी तो ये ए वाई हुआ ना, तो ए वेक्टर है, और ये ए एक्स हो जाएगा। तो ये थीटा है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो कोस थीटा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर है ना, इसका ये मैग्नीट्यूड लेते हैं। ऐसे ही अगर ये अल्फा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो इसका ये ए वाई बेस हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर ऐसे ही हमें गामा लेना होता, आई कैप के लिए क्या हो गया ए एक्स, और जे कैप के लिए क्या होगा ए वाई, और अगर हमें ए जेड भी लिखना होता तो ए जेड लेते। अगर ऐसे हमें एक क्वेश्चन करना हो, जैसे एग्जांपल समझते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो इसमें अगर पूछता फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस, तो हम क्या करते, तो इसको हम क्या करते, जैसे cos थीटा है, ये हो गया एक्स एक्सिस के साथ, ये हो गया बाई एक्सिस के साथ, और जेड एक्सिस के साथ निकालते तो क्या निकालते, जेड का कंपोनेंट ये है, एक्स का कंपोनेंट, बाई का कंपोनेंट यहाँ एक्स का कंपोनेंट। तो यहाँ क्या करते, cos गामा इक्वल टू 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे ये निकालना सिखाया है। तो cos गामा इक्वल टू 5 बाई, यहाँ पे ये अभी हमने किया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर, इसका सबका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 16 और 50, रूट 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 रूट 2। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 5 रूट 2, 5 से 5 कट जाएगा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2, और कॉस अल्फा 1/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 45 डिग्री। तो ऐसे हमने ये देख लिया थीटा हमने कैसे निकाला। तो ऐसे करके अभी हम ये एंगल निकालना और डायरेक्शन निकालना सीख चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कोई वेक्टर दे रखे हैं तो उनका एडिशन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि कैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो हम पहले एक दो चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर सेम डायरेक्शन हो, वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन हो, मतलब एंगल 0 डिग्री हो, तो क्या करते हैं हम सिंपल एडिशन कर देते हैं, सिंपल उसको ऐड कर देते हैं। जैसे ए वेक्टर 5 हो गया और बी वेक्टर 6 हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हम सिंपल इसको ऐड कर सकते हैं 5 + 6 = 11। तो इसका ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, ये तो ये सिंपल ऐड कर देते हैं। तो अगर हमें सेम डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो क्या करते हैं, जैसे अपोजिट डायरेक्शन हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, सिंपल इसमें क्या होगा कि जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, जो एंटी पैरेलल बताया था। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सब्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 11, और कोई है इसका बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 6, तो हम 11 - 6 = 5 आंसर आ जाएगा। ये है हमारा ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो ये ऐसे करके निकाल सकते हैं।
अगर हमें कोई भी रैंडम दिया हो वेक्टर, रैंडम वेक्टर मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं, कुछ भी एंगल दे सकते हैं, तो उसका निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा, उसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसको स्टार लगा लीजिए, ये वाला फॉर्मूला हमें कहीं पर भी लगा देना है, चाहे मतलब इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कुछ भी एंगल दे रखा है तब हम इसको यूज करेंगे। तो अभी हम इसके लॉ पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो जैसे अभी इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। तो अभी मैंने जो बताया था कि कोई रैंडम एंगल दे रखा है तो उस पर हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। जैसे तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। तो जैसे कोई एक बॉक्स दे रखा है जिसपे ए वेक्टर में 10 न्यूटन इधर लग रहा है और बी वेक्टर है उसका 10 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये जो एंगल है वो यहाँ रख देंगे और ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, बी वेक्टर की यहाँ रख देंगे, ए वेक्टर इसे मान लीजिए, बी वेक्टर इसे मान लीजिए और सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड आएगा, नेट फोर्स किधर आएगा, तो हम ये ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसको हम ही मिटाते हैं। तो हम कुछ लॉज देखते हैं किसके, वेक्टर एडिशन के। तो पहला क्या होता है, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक वेक्टर ए रहा और एक वेक्टर ए रहा, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो अगर हम ये टेल है और ये जो बी वेक्टर का हेड है इसको हम ऐड कर दें तो ये वेक्टर कहलाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। तो अभी हम इस डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हम सेकंड वाला देखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो हमें जो पहले वेक्टर का जो हेड था वो सेकंड वेक्टर के टेल से हेड था, लेकिन इसमें क्या होता है कि ओरिजिन दोनों का सेम रहता है, इनिशियल पॉइंट है वो दोनों का सेम रहता है। जैसे एक वेक्टर ये रहा तो दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, ये बी वेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। जो इसका जो डायगोनल है, जो ये डायगोनल है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें भी होता है, इसको जो है इस वेक्टर को हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो ये सेम टू सेम ट्रायंगल लॉ होगा। तो इस पैरेललोग्राम को हमें अलग पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम ट्रायंगल लॉ सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं, अगर यहीं पर हम देख लेते हैं थर्ड पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ। तो इसमें क्या होता है, हम टू वेक्टर एडिशन करते हैं, टू वेक्टर ऐड करते हैं, इसमें भी टू वेक्टर का एडिशन होता है, टू वेक्टर ऐड। तो इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे वेक्टर दिए हैं उनको हमें ऐड करना है तो हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। जैसे कोई ए वेक्टर ऐसे दिया है, बी वेक्टर ऐसे दिया है, सी वेक्टर ऐसे दिया है, डी वेक्टर ऐसे दिया है, तो हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है उससे हम ये वेक्टर ऐड कर देते हैं और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉलीगन वेक्टर, वो ट्रायंगल वेक्टर। ट्रायंगल वेक्टर से हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे यहाँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो हमारे सिलेबस में यूज होता है, वो इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद वेक्टर कंपोनेंट कैसे करते हैं वो भी इसी से हम सीख लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ को डिटेल में। तो जैसे हमने अभी बताया था कि जैसे एक वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो आर वेक्टर ये था। तो जब हम एंगल निकालते हैं तो क्या करते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं, तो इसकी टेल, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये वेक्टर जब आगे आ जाएगा तो ये एंगल थीटा कहलाएगा। तो दो एंगल के बीच में जो ट्रायंगल, जो वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे तो ये
क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि जो ये है cos थीटा इजकल टू, तो cos थीटा इजकल टू जो ये है कितना है, इसको हम अभी बी वेक्टर ये यहाँ लिख लेते हैं, इसे बी वेक्टर, इसे पी क्यू और इसे ओ मान लेते हैं। तो cos थीटा इजकल टू क्या होता है, इस पॉइंट को भी हम ले लेते हैं एम। तो cos थीटा इजकल टू क्या होता है, एम क्यू। तो हम पूरा एम क्यू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बी वेक्टर हो गया ये। और अगर साइन थीटा इजकल टू लेते हैं तो क्या लेते हैं, साइन थीटा इजकल टू, तो साइन थीटा इजकल टू पी क्यू बाई बी वेक्टर। तो अगर हम पाइथागोरस यूज करते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो क्या होगा, आर इजकल टू इसका स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर ओ एम प्लस एम क्यू का स्क्वायर एम क्यू का स्क्वायर। तो ओ एम कितना है, ए वेक्टर, पी क्यू कितना है, जो पी क्यू है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पी क्यू इजकल टू बी साइन थीटा, और यहाँ से एम क्यू इजकल टू बी कॉस थीटा। तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं हम। तो आर इजकल टू पी क्यू कितना है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ एम कितना है, ए वेक्टर ए, एम क्यू कितना है प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको ओपन करेंगे, आर इजकल टू बी साइन थीटा का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस के 2a बी कॉस थीटा। तो ये हो गया। अगर हम इसको, ये बी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये बी साइन थीटा स्क्वायर हो गया, और ये अगर इसमें और इसमें अब बी हम कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ ओनली बी स्क्वायर थीटा बचेगा और ए स्क्वायर थीटा और 2ab कॉस थीटा। अगर हम बहुत साइड क्या करें स्क्वायर, तो इस साइड क्या करेंगे, हाँ ये आर स्क्वायर होता है ना, तो ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के, ये अगर आर है तो अगर आर स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो गया आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब रूट में हो जाएगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि हमने पहले करा चुके हैं। तो ये डेरिवेशन आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं जो आप पहले करा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ये दोबारा बता सकता हूँ आपको। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम और पढ़ते हैं क्या, पैरेललोग्राम ब्लॉक। तो हम इसी से कर सकते हैं। पैरेललोग्राम ब्लॉक में कुछ नहीं है, जैसे एक वेक्टर ए है, जैसे एक वेक्टर ए रहा और एक वेक्टर ए है, तो तीसरा वेक्टर होता है वो इसके डायगोनल के रिजल्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम थीटा वगैरह निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट है उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सब रूट में था। इसको आप याद करके रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब हमको निकालना है एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे ये tan अल्फा इजकल टू, तो जो ए है ये बी साइन थीटा हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो अगर हमें tan अल्फा निकालना है तो ये वाला देखिए परपेंडिकुलर, मतलब बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन ये वाला बेस,
तो ये बेस यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक ओनली बी कॉस थीटा है, और तो ये है ए है ए, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर हमें एंगल निकालना हो तो हम ये वाला फार्मूला निकाल सकते, इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस वाले फार्मूले पे हम अभी एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं, तब तक ये नोट डाउन कर लीजिए आप। तब तक एक क्वेश्चन चाहो तो हम यही कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन कि जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है ए वेक्टर। चलो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमें माइनस होता वेक्टर तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगा देते बस। तो अभी उसी बेसिस कर लेते हैं, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है, तो हम मतलब कैसे करेंगे इसको। तो इसका फॉर्मूला ये दे रखा है, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा, ये रूट में इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये भी रूट में रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये है और ये है और ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2ab cos थीटा, और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर कैन नॉट इक्वल टू 0, बी कैन नॉट इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो cos थीटा कब 0 होगा, जब थीटा इक्वल टू π/2, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन किया था। अगर माइनस था यहाँ पे तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया था फॉर्मूले में, तो और कुछ नया नहीं था। माइनस अगर सब्ट्रैक्ट वाला किया जाए तो हम ऐसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन कैसे किया था। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी इसको मिटाते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम एक दो ट्रिक बताएंगे आपको वेक्टर की, जब दो मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो कैसे। तो आप इसे देख लीजिए कैसे क्या, जैसे इसमें दे रखा है इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर रिजल्टेंट आर आल्सो इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, मतलब जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो उन वेक्टर्स के इक्वल है। तो जैसे ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हो गया मान लो x, बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है तो इसका भी हो गया x, और रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड x ही है। तो हमको अब निकालना है कि एंगल क्या होगा, तो cos थीटा क्या होगा। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू क्या था, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा था। तो ये आपने अभी पढ़ा था। तो क्या करेंगे हम यहाँ x इक्वल टू, ये x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x cos थीटा, ये सब रूट में है। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर cos थीटा, ये रूट में हो जाएगा। यहाँ पे ये x इक्वल टू, अगर हम बहुत साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर है तो ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये प्लस का x स्क्वायर तो यहाँ माइनस के x स्क्वायर बचेगा ओनली, और यहाँ पे 2x स्क्वायर है इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। तो ये इधर ले आएंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 1/2 इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos थीटा में 120 डिग्री। तो ये हमारा एंगल निकल आया कि जो थीटा है वो कितना होगा 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमने एक क्वेश्चन देख लिया। अभी हम एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं कि दो मतलब वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल थीटा है, तो हम मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। तब तक अभी हम देखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक या फिर इम्पोर्टेंट रिजल्ट कह सकते हैं इसे।
तो इसमें क्या था कि अगर कोई दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एंगल थीटा दे रखा है तो हम कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड एंगल between them is theta, then resultant रिजल्टेंट क्या होता है, मतलब जो आर वेक्टर था, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो हम ये लगा सकते हैं। अगर डिफरेंस दे रखा हो, ये तो a प्लस बी में होता है मैग्नीट्यूड निकालना हो, जब a माइनस बी में पूछे तो मतलब यही सेम टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड and angle between them is theta, then resultant magnitude of their difference। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट हैं जिसको आपको याद रखना है। तो ये रिजल्ट कैसे आए, ये रिजल्ट वहीं से आए जैसे आपने r इजकल टू मतलब रिजल्टेंट इजकल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा था ना, उसी से ये आए हैं। उसमें क्या है कि दोनों वेक्टर हैं ए बी इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उसमें ए दोनों की जगह क्या हो जाएगा ए, तो 2a हो जाएगा ना। ऐसे करके ये रिजल्टेंट वहीं से आए हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट हैं। आपको मतलब कोई क्वेश्चन करना होगा तो बहुत सारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना लगाइए और आंसर पाइए। तो आपको ये याद रखने हैं। तो वेक्टर में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो सेकंड वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि वेक्टर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। और आप लोग प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और वीडियो लाइक करते रहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो फिर पढ़ने वाले हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।